नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दूसरे चरण का प्रचार भी अब थम चुका है। 26 तारीख को मतदान होना है सुबह 7 बजे से, और इस बार जो दूसरा चरण हो रहा है उसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर नामचीन लोग खड़े हैं, जिनको आप और हम बहुत करीने से जानते भी हैं। आप बात कर लीजिए, मेरठ से जो उम्मीदवार हैं गोविल साहब, रामायण के राम, उनको कौन नहीं जानता है, वो भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। और मथुरा से आप जानते हैं कि हेमा मालिनी पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला भी होना है। राहुल गांधी वायनाड से पिछली बार चुनाव जीते थे, उसका जो मतदान होना है वो भी 26 तारीख को ही होना है दूसरे चरण के अंतर्गत। तिरुवनंतपुरम की सीट है केरल की, केरल में 20 सीटें हैं, उन पर मतदान होना है एक साथ। उसमें से एक तिरुवनंतपुरम की सीट भी है, शशि थरूर वहां से चुनावी मैदान में है, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। इधर बिहार आ जाइए, 5 सीटें वहां पर इलेक्शन होना है। पूर्णिया की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर जिस तरह से आरजेडी और पप्पू यादव और ये पूरी चीजें हो रही हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि वहां कौन जीतता है, किसके लिए मतदान होता है, तो जनता क्या डिसाइड करती है। 13 राज्यों की 89 कुल सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। जो बड़े नाम थे वो मैंने बताए, हालांकि सब बड़े नाम है, सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होने वाला है इसको लेकर तो चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एक चर्चा और करेंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इससे पहले चरण और दूसरे चरण के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आए हैं, वो जिस तरह से शिफ्ट हुए हैं अपने बयान को लेकर, वो थोड़ा हार्डकोर हो गए हैं। तो इसके क्या मायने हैं, क्या नजर आ रहा है, इन बयानों को देखकर आज समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी रहने वाला है क्योंकि कई नामचीन चेहरे हैं, कुछ लोगों का नाम भी लिया मैंने, और इसलिए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना गियर शिफ्ट किया है वो दूसरे से तीसरे या फिर सीधे चौथे में आ गए हैं या फिर 5वें में चले गए हैं। क्या कहा जाए, मतलब उनके बयानों को देखकर क्या समझा जाए? देखिए, जब दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा तो 191 सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। उसका अर्थ ये हुआ कि 543 में से 191 सीट, बड़ी संख्या सीटों की जो है वो निकल चुकी होगी। अब रहा सवाल 102 सीटों पर जो मतदान हुआ, तो उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो घट गया, और ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति थी जो बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट की है। पर एक मोटे तौर पर जो लाइन समझी जा सकती है वो ये है कि लैक ऑफ वोटर एंथुसियाज्म, एक जो अनमनापन है वो वोटर्स में दिखाई पड़ा। वो किसके लिए कम निकले, किसके लिए ज्यादा निकले, वो तो नतीजों के बाद पता चल रहा है, लेकिन वोटर बहुत उत्साहित होकर के वोट देने के लिए निकल रहा है। इस स्थिति को हम लोगों ने देखा नहीं, जमीन पर भी नहीं देखा। रिपोर्ट्स भी सारे देश से आई और तभी वोटिंग परसेंटेज कम गया। दूसरी बात यह हो जाती है कि कोई इशू ऐसा नहीं है जो लोगों को वोटिंग सेंटर्स तक धकेल के ले जा रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है जो खास तौर पर सत्ता पक्ष जिस तरह से जेनरेट करता था वो इस बार उस तरह से जेनरेट नहीं हो पाया। फ्लो नजर नहीं आ रहा है। वो एक नेशनल फर्वर होता था, एक उत्सव का माहौल जैसी स्थिति होती थी। तो एक तो जनता वैसे ही थोड़ी अनमनी है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, और दूसरा ये कि कोई इशू नहीं है। तीसरी बात है कि वोटर के अंदर एक भाव है नेग्लेक्ट का। देखिए, क्या होता है कि हमारी समस्याएं अगर हैं और उसके सल्यूशन पर काम हो रहा है तो मैं बहुत उत्साह से आगे बढ़ करके वोट करूंगा। मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि चलिए ठीक है, हमारी समस्याओं के समाधान में आंशिक तौर पर ही सही थोड़े तो सफल हुए हैं, काम तो हो रहा है। पर जो सी वोटर का सर्वे आया उसमें यह बताया गया कि हमारी समस्याएं, मेरी समस्या को सॉल्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कौन है जो हमारी समस्याएं सॉल्व कर दे? महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई उस सर्वे में, लेकिन सिर्फ 32% लोगों ने माना
कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है। 18% कांग्रेस को, तो 32 और 18 मिलके हो गए 50। यानी कि जिन लोगों ने इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट किया वो 50% लोग हैं इस देश में। यानी कि वो तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इन दोनों को वो पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके पास कोई मोटिवेटिंग फोर्स कि जाएं और वोटिंग बूथ पर हम वोट डालें, फिलहाल तीसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं। और इन्हीं दोनों से काम चलाना है देश को। एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो 50% जनता जो है इस सी वोटर के सर्वे में इन दोनों को अपना प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं मान रही है। 32% मानती है कि बीजेपी सॉल्व करती है, लेकिन उस 32% का दूसरा हिस्सा यह है कि 68% मानती है कि जी नहीं, बीजेपी सॉल्व नहीं कर रही है। 18% अगर कांग्रेस सॉल्व कर रही है और अगर हम दोनों को जोड़ भी देते हैं तो भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन फील्स की ईदर ऑफ द टू पार्टीज प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है हमारे। कि ग्लास आधा भरा है या फिर आधा खाली है, वो वाली अब परिस्थिति समझे। हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, वो कह सकता है कि साहब देखो, हमें तो 32% कम से कम सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को तो 18% ही। लेकिन 10 सालों के बाद अगर आपको 32% यानी कि 1/3 जनता का ही अगर विश्वास प्राप्त हुआ है और 2/3 जनता का विश्वास प्राप्त करने में असफल हुए हैं, तो थोड़ी दिक्कत है। वही मोमेंटम को स्लो कर रहा है। तो ये तमाम ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज लो रहा। अब आ गया सामने दूसरे चरण का मतदान। इस बार भी वोटिंग परसेंटेज लो न रह जाए, ये सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में है। क्योंकि साल 2014 हो या साल 2019 हो, वोटिंग परसेंटेज 2009 की अपेक्षा 6-7% बढ़े थे। 2014 में 60% के आसपास वोटिंग हुई थी 2009 में। 2014 में वो 66.3% हो गई थी और 2019 में 67.3% हो गई थी। यानी कि जो एरो था वो अप की तरफ ही था और बीजेपी की सीटें बढ़ी थी। और हर बार जब भी परसेंटेज बढ़ रहा था, बीजेपी की सीटें बढ़ रही थी, 282 से 330 हो गई। इस बार डाउनवर्ड एरो जो है वो चिंता, तो वोट परसेंटेज को बढ़ाना है। जब वोट परसेंटेज को जो बढ़ाना है और आपके पास कोई नेशनल इश्यू नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो जो कोर इश्यू है आप उसको पकड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर इश्यू है वो हिंदुत्व है और उस कोर इश्यू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो सबसे बेहतर, उनके जो, जैसे किसी टीम में बैट्समैन होता है जो सबसे, अभी भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम से उनको आगे किया है, क्योंकि वही हिंदुत्व के कार्ड को, क्योंकि वही हिंदुत्व के मैस्कॉट हैं। तो आप ये समझिए कि वो सामने आए हैं और जो भी बयान दिए जा रहे हैं वो इन परिस्थितियों से जनित बयान है। अच्छा, चलिए अब सीधे बयान की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश का मंगलसूत्र बेच देंगे और ये तमाम चल रहे हैं कि मंगलसूत्र का जिक्र भी हो गया। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने थोड़ा सोच समझ के ही, थोड़ा राहत लेके, सांस लेके ही बयान दिया। लेकिन क्या उस बयान की काट निकाल ली उन्होंने? जिस तरह का बयान, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मंच से किया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री ने पिछले 3 दिनों में एम फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। पहले चरण के मतदान के बाद की बात कह रहा हूं। पहला था मुस्लिम। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन सिंह कह करके गए हैं। दूसरा था मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में ये कि भाई ये जो है आपका जो आरक्षण है SC ST OBC का, वो छीन करके मुस्लिम्स को दे देंगे। और तीसरा है कि आपके जो धन संपत्ति है, संसाधन है, वो आपसे लेकर के बांट दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने फिर से उस मुस्लिम वाले फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया कि ये बांटा किसको जाएगा, तो घुसपैठियों को बांटा जाएगा, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको बांटा जाएगा। उन्होंने इस तरह से डिनोट किया। तो कोर जो हिंदुत्व वोट बैंक है उसको हिट करने के लिए कुछ इस तरह की बातें कही उन्होंने।
अब देखिए, इस तरह की बातों में कांग्रेस के साथ दिक्कत होती है कि अगर वो जवाब देती है तो वो फंस जाती है, क्योंकि इस तरह की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो कुछ भी बोल करके अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करेगी। अगर उनके समर्थन में बोलेगी तो तुष्टीकरण का आरोप लगने लग जाता है, तो वो खामोशी हो जाती है। और ऐसे ही मौके पर सामने आई प्रियंका गांधी। 2 दिन लगा और प्रियंका गांधी ने बेंगलोर के कार्यक्रम में कल जिस तरह से उन्होंने बहुत सधे हुए अंदाज में सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ा, बात जो है वो महिलाओं की जाए। उन्होंने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। देखिए, मंगलसूत्र को पकड़ के महिला अगर बोले, यही बात राहुल गांधी अगर बोले और खड़गे बोले, इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये एडवांटेज आज की तारीख में कांग्रेस के पास थी कि उनके पास प्रियंका गांधी जैसी महिला नेत्री थी जिनकी आवाज सुनी जाएगी। उन्होंने सीधे सीधे सवाल कर दिया कि मंगलसूत्र छीनने की बात हो रही है, जबकि मंगलसूत्र एक उदाहरण था। आपका धन ले लिया जाएगा, संपत्ति ले लिया जाएगा, छीन के बांट दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं कि उदाहरण, आखिरी चीज क्या बची तो मंगलसूत्र भी बेचना पड़ गया। तो ये वो वाला एक उदाहरण था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र को धन का एक उदाहरण माना था, आखिरी धन, जैसा कि आपने बताया आखिरी। उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि मंगलसूत्र, मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। कहने की वो कोशिश कर रही हैं कि आप क्या कह रहे हैं ये, हा? वो उन्होंने कहा 50 साल हमारी सरकार रही है, कब छीना गया मंगलसूत्र, कब धन छीना गया, कोई ऐसा वाकया। और ये बात भी सच है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ है ना। ये जो खादान, माइंस, ये जो थे, ये सब राष्ट्रीयकृत की गई और आम लोगों को भी इसकी सुविधा मिले कि कुछ लोगों के पास न रह जाए, ये भी कांग्रेस के दौर में ही हुआ। तो ऐसे ऐसे उदाहरणों वाले हमारे 50 साल के शासन में आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रहार किया और फिर उस मामले को, मंगलसूत्र को, उन्होंने किसानों से जोड़ा। जब 700 किसानों की मौत हुई और उनके पत्नियों का मंगलसूत्र छिन गया, तो फिर उस वक्त आपने क्या कहा? उसको घुमाकर वो लेके गए, महंगाई और गरीबी तक लेके गई कि भाई जिनके मंगलसूत्र बिकने लगे, जब देश में कोरोना आया, लोग बाग पैदल जा रहे थे, उस वक्त आपने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने उसी मुद्दे से हर चीज को जोड़ना शुरू कर दिया। दैट परहैप्स वाज एन इंटेलिजेंट मूव, क्योंकि उस मूव में ये बात समझ में आ रही थी कि आप उनको दूसरे मुद्दों पर नहीं हिट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टो पे नहीं जाना चाह रही थी, वो मुस्लिम वाले मुद्दे पर वो नहीं जाना चाह रही थी। उन्होंने मंगलसूत्र पकड़ा और कुछ देर के लिए वो हावी हो गई, जब तक कि सैम पिट्रोडा ने एक बहुत बड़ा एज नहीं दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को। वो बहुत मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर के नैरेटिव को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल हुई। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि जिस तरह से ये सैम पिट्रोडा वाली बात आई, सच और हकीकत तय होते होते चुनाव में समय निकल जाता है। अच्छा, सैम पित्रोदा की क्योंकि बात बहुत हो रही है और क्योंकि उनका बयान वो बिल्कुल ज्वलंत है, उस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है। वो जिस चीज़ को कोट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी को एज सच में मिला है? क्या जनता इस बात को समझ रही है? क्या लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा क्या गरमाई है कि क्या कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो सकता है? हालांकि कहने को बातें इलेक्शन मोड में कही जाती हैं, लेकिन सेल्फ गोल कर लिया है क्या कांग्रेस ने? बीजेपी के लिए अभी बेस्ट ये है स्थिति कि जो रियल इश्यूज है उनके आसपास डिबेट नहीं हो। ठीक है। अब रियल इश्यूज, और ये बीजेपी या फिर किसी भी देश की किसी भी सरकार के सामने एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा अहम होता है, वो फुलफिल नहीं कर पाती है। इलेक्शन से पहले ही बताया, महंगाई, बेरोजगारी आ ही जाती है। और ये जो है खासतौर पर जो विकासशील देश हैं, इनमें पूरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी नहीं कर पाई है, और वो कितना भी इस बात को साबित कर ले, लेकिन इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये तो रही गई। अब इसके आसपास अगर बहस होती है तो फंसेंगे। अब नए इश्यूज भी जुड़ गए हैं, अग्निवीर, कि भाई नेता तो रिटायर नहीं हो रहे हैं 77 साल तक,
और ये नया लड़का रिटायर हो रहा है 4 सालों में। ये बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पर गाँव में जहाँ लड़के दौड़ा करते हैं, और अभी भी मैं जाता हूँ तो उनकी एक नाराज़गी रहती है। ये कांग्रेस ने कैच किया, बोला हम अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। जो पढ़े लिखे दलित समाज के लोग हैं उनके बीच संविधान चेंज कर देंगे, ये इशू है। क्योंकि आप जाइए तो जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो सामान्य हैं, जो नहीं उतने पढ़े लिखे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पढ़े लिखे दलित समाज से आने वाले लोग हैं उनको, उनके बीच ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि देखिए लल्लू सिंह अयोध्या के उन्होंने कह दिया, अनंत हेगड़े ने कह दिया, बहुत से लोग, अरुण गोविल ने कह दिया कि 400 इसीलिए ज़रूरत है ताकि संविधान बदल देंगे, हमारा वो ले लेंगे क्या, आरक्षण ले लेंगे क्या। प्रधानमंत्री ने उसको पलटने की कोशिश की थी कि आरक्षण नहीं लिया जाएगा और ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, हम तो इसको जारी रखेंगे, उन्होंने अपने भाषण में की थी। लेकिन ये सब मुद्दे हैं, लिहाजा मुद्दे को चेंज करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक आवश्यकता है, इस पर वो नहीं लड़ सकती है चुनाव, नहीं लड़ना चाहेगी वो। तो जैसे मैंने बताया, एक हिंदुत्व के कार्ड को निकाला, अब दूसरा जो है, कुछ कार्ड निकालते उसके पहले सामने से पिट्रोडा जी का आ गया। सैम पिट्रोडा राजीव गांधी के सहयोगी रहे हैं, इंजीनियर हैं और विदेश में रहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस एक चलती है, उसके वो अध्यक्ष हैं, अमेरिका में ही रहते हैं। मतलब कांग्रेस तो भी बनी है, कुछ साल हुए, लेकिन वो रहते काफ़ी दिनों से अमेरिका में ही हैं। और अमेरिका में है तो अमेरिकन की तरह सोचते हैं, और कई बार उन्होंने कांग्रेस को फंसा दिया है, अपने पहले भी उन्होंने अपने बयानों के जरिए फंसा दिया है। तो अमेरिका में चलता है कि इनहेरिटेंस टैक्स, कि आपके पास संपत्ति है, मान लीजिए 1 रुपए है, जो आप अपने बेटे को देना चाहते हैं, तो आप 1 रुपया नहीं दे पाएंगे। वहां पर नियम है कि करीब 55% उसका, यानी कि 55 पैसे जो है वो सरकार ले लेगी, सिर्फ 45% आप अपने बेटे को दे पाएंगे। ये टैक्सेशन का एक तरीका है वहां पर, और इसीलिए अपने जीवन में खूब आनंद लो, खाओ पियो घूमो। अमेरिकन का ये अप्रोच जो है, उसके पीछे एक वजह ये भी है, हमारे देश में बचत, उनके देश में खपत। वो खपत में बहुत बिलीव करते हैं। अमेरिकन इंडिया घूमने आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका घूमने जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, ये हमेशा एक तस्वीर दिखाई पड़ती है ना। क्योंकि उनके यहाँ अगर किसी बाप को अपने बेटे के लिए छोड़ना है तो वो अपनी पूरी संपत्ति का 45% ही छोड़ पाएगा, 55% सरकार ले लेगी। इन अ वे इसका फायदा यह है कि अगर किसी ने बहुत पैसा बना लिया है और वो केवल जो रिचनेस है, जो धन है, संपदा है, समृद्धि है, वो एक ही परिवार में रहेगी क्या, तो वो निकाल करके सरकार लेती है और सरकार फिर उससे जन सामान्य के काम करती है। ये एक तरीका वहां पर है। अब वो कहेगी क्यों नहीं, ये हमारे, उनका बयान आ गया कि क्यों नहीं हमारे देश में इस पर डिस्कशन हो जाए। अब बताइए, वो तो कह ही रहे थे कि आपकी संपत्ति छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगा, उसके साथ उन्होंने मौका दे दिया। आज उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि देखिए कांग्रेस वाले जो हैं, लूट जो है वो इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC का जो टैगलाइन है, तो उन्होंने ये बात जो है एक मौका दे दिया। हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकारों ने इंडिविजुअल वेल्थ जो है उसको बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया है। जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमारा गोल्ड, हमारी घर की महिलाएं, उन सबों को बड़ा वो प्रिय होता है, उस पर नहीं किया। एक्साइज ड्यू टैक्स खत्म किया था, वो इस तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो बहुत वो है सतर्क हैं। पर हकीकत ये भी है कि अरुण जेटली जो कि वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस तरह की बातों को अपने बयानों में कई बार बोला है। विदेश वो पूर्व जो वित्त राज्य मंत्री हैं जयंत सिन्हा, उनकी तो एक स्पीच अभी इंटरनेट पे चल रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि 55% नहीं तो कम से कम 15% तो होना ही चाहिए इनहेरिटेंस टैक्स। तो देखिए, बोला गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और वो भी नो लेस देन वित्त मंत्री के स्तर के लोगों ने बोला था। जयंत सिन्हा भी वित्त मंत्री के तौर पर बोल रहे थे, बाद में वो फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर रहे। और अरुण जेटली ने भी वो चर्चा किया करते थे कि अमेरिका की तरह इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़े लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा है। तो इस तरह का होना चाहिए कि उनसे पैसे ले लो और दे दो। लेकिन ये तो उन लोगों के बारे में बात हो रही थी जो सुपर रिच है, बहुत थोड़े होते हैं।
अब हमारे पैसे पर अगर बात हो जाएगी तो एक तुम्हारे पैसे कम है, उसमें से अगर आप जो है सरकार ले लेगी तो मैं तो डर जाऊंगा, ऐसी सरकार को तो मैं लाऊंगा नहीं। तो वैसा हो गया, गंजे होते ही ओले पड़ गए। ओले पड़ गए। तो आप जो है एक तो ये स्थिति बना रहे हैं कि भाई एक तो कम पैसे मिडिल क्लास के पास, ऊपर से आप छीन लेंगे। अब देखिए ये बड़ा गजब का हो गया है। तो इन सब बातों से यकीनन देखिएगा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। ये सब चीजें ही खटक रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ मौके मिले हैं जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुछ हिंदुत्व कोर के इश्यूज को उठाकर उन्होंने वोट बैंक को एनर्जाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें स्वाभाविक तरीके से ना लोग वोटिंग सेंटर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। पर यहां पर यह भी एक आखिर में मेंशन करने वाली बात है कि विपक्ष के पास मुद्दे आए हैं, पर वो एक एंगर, गुस्सा सरकार के खिलाफ जो हो जाता है, उस स्तर तक उस मुद्दे को ले जाने में वो सफल नहीं रहे। और वो अगर सफल नहीं रहे हैं तो दूसरे चरण के नतीजे क्या कहेंगे? क्योंकि पहले चरण के बाद ये कहा जाता जैसे होता है ना कि एकदम नाराजगी हो जाती है कि भाई सरकार को हटा देना है, इसने मेरे साथ ये किया। प्रधानमंत्री जब ये एम फैक्टर जिसका आपने जिक्र किया, इस एम फैक्टर पर आए तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और वो जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए उस पे आएंगे, जैसा कि हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको झटका लगेगा। पहले चरण में उन्होंने देख लिया है, अब वो डर रहे हैं, इसलिए इन मुद्दों पर आ रहे हैं। तो अब क्या दूसरे चरण की तस्वीर जो है क्या इन बयानों से बदल जाएगी या फिर क्या होने वाला है? मतलब किस तरह से इसको समझें? देखिए, बहुत तस्वीर नहीं बदलेगी। इसलिए नहीं बदलेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो अगर बहुत एनर्जाइज्ड फील करे तभी स्थिति बदलेगी। पर भारतीय जनता पार्टी के काडर में 428 सीटों में आप ये देख रहे हैं कि 28% ऑफ द पीपल जो कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी की टिकट पर वो कांग्रेस और दूसरे दलों से आए हुए हैं। हाँ। तो वो जो एनर्जी की जो कमी दिखाई पड़ रही है, आप समझ रहे हैं, वो काडर जो है कल तक ये कांग्रेस में था, आज ये मेरा उम्मीदवार बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या ये जो शिफ्टिंग हुई है इससे दिक्कत हो रही है पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर हो रही है। मतलब आप कल तक मेरे अशोक चौहान जो थे मेरे विरोधी थे, आज हम ही को आकर के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग मजबूत सिपाही हैं और हम लोग, तो आप इट डजंट कम नेचुरली टू। ये जो निचले कार्यकर्ता हैं, नीचे स्तर के जो जिनको बहुत मजबूत माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके अंदर वो धोखा नहीं दे रहे हैं अपने पास, लेकिन उनके अंदर वो जो स्वाभाविक ऊर्जा जो है उसकी कमी तो हो रही है। बिल्कुल। एक तो मतलब ये बात तो बहुत स्वाभाविक। दूसरा क्या हुआ है कि बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को, अब जैसे मान लीजिए वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की एक चेहरे के तौर पर राजस्थान में वो घूमा करती थी, अभी वो अपने बेटे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में महदूद है, उतनी दूर में वो घूम रही हैं और वहां से झालावाड़ पाटन का जो इलाका है वहीं पर है वो शिवराज सिंह चौहान। वो तो ये जो छत्रप्स हैं इनके जो साइडलाइन किया गया और इनके बदले नए अल्टरनेटिव लीडरशिप लाए गए, इन्होंने अपना देह गिरा दिया और बोले ठीक है जो जैसे चलता। अब उनका आप कल्पना करिए, कोई आदमी 15 17 साल तक सीएम रहा है और वो अपने आप को डाउन कर ले तो उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी अपने आप को डाउन कर लेते हैं। तो उस एंथुसियाज्म की कमी आपको दिखाई पड़ी है। देखिए आप उत्तर प्रदेश में योगी जी के होने की वजह से एक स्थिति है बनी हुई, एनर्जी है वहां पर। राहुल गांधी आने वाले, प्रियंका गांधी आने वाले, लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे वो है, और बाकी जगहों पर तो वो बिहार में एकदम नहीं दिख रहा है, बिहार में डाउन है स्थिति। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। अब वहां पर बीजेपी का जो आम काडर था वो नीतीश जी से जोड़ने के क्रम में जो है बहुत प्रसन्न नहीं था। नीतीश जी को जोड़ा गया क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को एम्बैरेस किया जा सके, उन्होंने कर दिया, लेकिन वहां पर लोकल बीजेपी कार्यकर्ता, तो ये सब दिक्कतें, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि सचमुच में खतरा हो गया, अरे हार भी सकते हैं, उसके बाद जो है झटपट शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने यही कहा कि अभी तक वो नाराजगी जो है मतलब इस कदर नहीं हुई है कि अरे सरकार को बदल दो। ये ओपोजिशन के पास मुद्दे आए हैं, बस मुद्दे को वो उस लेवल तक ले जा पाने में
अभी तक मेरा जो असेसमेंट है वो कहता है कि नहीं सफल हुए हैं। उन्होंने नाराजगी पैदा कर ली, वो दिखता है, वो नाराजगी लोगों के बीच होता है, लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मैंने देखा जैसे पहले चरण के वोटिंग के दौरान गुस्सा है, लेकिन चलिए हम दे आएंगे वोट। जो लोग गए उन्होंने जो वोटर थे बीजेपी के, उन्होंने वोट मार दिया, पर बहुत से थे जो वोट करने गए ही नहीं। तो ये कम वोटिंग जो हो रही है ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। पहले चरण की स्थिति देखते हुए अगर ये दूसरे चरण में भी कंटिन्यू रहता है, लगातार इसी तरह से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर होगी कि इसके अलावा और क्या किया जाए, तीसरा फैक्टर क्या लाया जाए इलेक्शन में, जिसको लेकर लोग निकलें और बड़े ही एंथुजियास्टिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जिसे भी वोट करना है उसे करें जाकर, लेकिन लोग घरों से निकलें। अब देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री ने रणनीति बदली है पहले और दूसरे चरण के बीच में। इस रणनीति का कितना असर होता है वो जब वोटिंग परसेंटेज सामने आएगा तब पता चलेगा, और फाइनल तो 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, या फिर जो राजनीति हो रही है जिस तरह से बदल रही है उसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।